हे एवरीवन, वेलकम टू द करियर फोकस। करियर फोकस में आप सभी का स्वागत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। शुरुआत करे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करे थे और ये पार्ट पार्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो है कि पार्ट पार्ट में क्वेश्चन, मतलब मैथमेटिक्स का पार्ट अलग, रीजनिंग का पार्ट अलग, और अभी ये जो पार्ट है ये जनरल अवेयरनेस के बारे में है। आप लोगों को पता ही है, क्या पता है रीजनिंग के बारे में? रीजनिंग कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का। मैथ भी आता है 30 नंबर का, सीबीटी 1 में है। ये सभी जो पीओआईक्यू ये सीबीटी 1 का है। अच्छा, और जनरल अवेयरनेस ये आता है 40 मार्क्स का। ओके, तो ये जनरल अवेयरनेस अभी कर रहा है। जनरल अवेयरनेस के बारे में, जनरल अवेयरनेस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले करे थे क्या? मैथमेटिक्स का ऑलरेडी 3-4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कहाँ से? फर्स्ट क्वेश्चन है योजना से। योजना, तो ये हु लॉन्च सुकन्या समृद्धि योजना? तो ये कौन, किसने लॉन्च किया सुकन्या समृद्धि योजना? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, एच डी देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। किसने ये योजना लॉन्च किया? तो ऑप्शन, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन होगा सही आंसर? किसने ये लॉन्च किया था? बोलिए। सही बात, एकदम सही, नरेंद्र मोदी। मिस्टर नरेंद्र मोदी। सो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया सुकन्या समृद्धि योजना। अच्छा, ये क्या है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कैंपेन है। इस कैंपेन के अंतर्गत एक योजना है जो है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें क्या क्या किया जाता है कि गर्ल चाइल्ड के वेलफेयर के बारे में बताया जाता है। मतलब वेलफेयर किया जाता है, उनके पढ़ाई वगैरह, उसके जो भी कुछ किया जा सकता है एक चाइल्ड को ग्रो कराने में। ओके, तो ये गर्ल चाइल्ड के ऊपर ज्यादातर फोकस है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसने लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज वन। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसका मेन फोकस किसके ऊपर था? तो 5 ईयर प्लान एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस किस में था? ऑप्शन देखिए, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और सिर्फ ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है इंडस्ट्रियल सेक्टर ओनली। तो किसके ऊपर फोकस था? तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये साल आपको पता होना चाहिए, ये चालू हुआ किस टाइम? ये 1951 से 1956 तक चला। अच्छा, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान 5 साल चला। तो जब 1950 में क्या हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन एकदम चालू हो गया। 1951 में इलेक्शन हुआ है, और इलेक्शन के बाद प्लानिंग चालू किया गया, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग। और इसमें इसमें मतलब एक चैलेंज है, न्यू एक कंट्री है, न्यू कंट्री में जो चैलेंजेस आएगा, पहले किसके ऊपर ज्यादातर ध्यान दिया जाएगा? किसके ऊपर दिया गया था तब? तब दिया गया था, एकदम ही सही बात, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में मेन फोकस किया गया था। तो इस फोकस के दौरान क्या हो गया था? इस फोकस जब किया गया था तो मेन फोकस किया गया था कि प्रोडक्शन बढ़े, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़े। तो ये प्रोडक्शन, इंक्रीज ऑफ फूड प्रोडक्शन बढ़ा। तो यहाँ न्यू न्यू सीड्स का इंट्रोडक्शन किया गया, रिसर्च चालू किया गया, और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब ये हरा विप्लव यहाँ से ही शुरुआत हुआ था इसका। यहाँ से शुरुआत हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग से ही इसका शुरुआत हो गया था। और ये रिजल्ट ज्यादातर देखा गया था 1966 और 70 के बीच में। कहाँ ये स्टार्ट हुआ था सबसे ज्यादा? ये रिजल्ट पाया गया था पंजाब में, हरियाणा में, कि गेहूं का फसल में पाया गया था। राइट ना? गेहूं, वेट का फसल में पाया गया था। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसका फोकस एग्रीकल्चर था। वेरी गुड। सेकेंड 5 ईयर प्लान किस में था? सेकेंड 5 ईयर प्लान का फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। किसमें? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें बहुत सारे आयरन एंड स्टील प्लांट खोला गया था, और फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी खोला गया था, कि बिजली के लिए भी बहुत सारा क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जैसे जल विद्युत के लिए। ओके,
चलिए ये सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से 61 तक चला था। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान, ये जो 3 5 ईयर प्लान है, 3 5 ईयर प्लान एकदम ठीक ठाक 5 साल तक चला था, मतलब कंप्लीट 5 साल चला। उसके बाद देखिए ये 66 में थर्ड 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ, पर ये फोर्थ 5 ईयर प्लान चालू हुआ कब? 69 में। तो यहाँ 3 साल का गैप है। तो ये गैप क्यों हुआ था? ये गैप हुआ था इंडो पाक वॉर के वजह से, इंडिया एंड पाकिस्तान के वॉर के वजह से। इस वॉर में क्या हुआ था कि नजर नहीं गया, मतलब ये इंपॉर्टेंट ज्यादा था कि और के। फिर जो प्लानिंग है, प्लानिंग इसलिए डिले हो गया था 5 ईयर प्लानिंग। बट प्लानिंग तब भी चला था। तो प्लानिंग तब चला था एनुअल प्लानिंग, कि ये लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करने के बजाय कि शॉर्ट टर्म में प्लानिंग कराया जाए, कि 1 साल तक प्लानिंग, 1 साल का प्लानिंग किया गया था। तो ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग है एनुअल प्लानिंग। और ये एनुअल प्लानिंग 66, 67 और 68 ये 3 साल तक चला था। उसके बाद फिर से 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट हो गया था एकदम ठीक ठाक से। ओके, फिर से देखिए फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग जो है ये भी ठीक ठाक चला था, बट यहाँ जो है ये 78 में कंप्लीट हुआ था, मतलब यहाँ भी 1 साल पहले ही फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग कंप्लीट हो गया। यहां फिर क्या प्लानिंग आया? यहां भी एनुअल प्लानिंग के तरह ही एक प्लानिंग आया। तो ये जो प्लानिंग है ये 79 और 80 ये दोनों साल चला। ये प्लानिंग को कहा जाता है रोलिंग प्लान। क्या प्लान? रोलिंग प्लान। ओके, तो यहां जो प्लान है रोलिंग प्लान। फिर ठीक ठाक प्लानिंग चला 80 से 85 सिक्स 5 ईयर प्लान, 85 से 90 7 5 ईयर प्लान। अब जो ये 90 तक आया, 90 में एक ऐसा बात हुआ कि इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही खराब था। उस टाइम में इकोनॉमी सिचुएशन खराब होने का कारण भी था, जो जो कारण था कि मेन जो था कि बाहर का कोई भी कंपनी इंडिया में आके मतलब एकदम आसानी से बिजनेस नहीं कर सकता था। मतलब इकोनॉमी बोल सकते हैं कि ज्यादातर क्लोज्ड ही इकोनॉमी था, एकदम क्लोज्ड नहीं, 90% क्लोज बोल सकते हैं। और ये जो है कि गवर्नमेंट कंपनी ही था ज्यादातर, प्राइवेट कंपनी नहीं था। प्राइवेट कंपनी जो था जैसे बड़े बड़े कंपनी टाटा बिरला वगैरह वो सब था, बट उतना ज्यादा अभी जितना कंपनी है उतना नहीं था तब। मतलब प्राइवेटाइजेशन तब नहीं था। ज्यादातर कंपनी किसका था? ज्यादातर कंपनी गवर्नमेंट का ही था, गवर्नमेंट में ही चला रहे थे वो। तो अच्छे से चला नहीं पा रहे थे। इसलिए क्या हो गया है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, पैसा नहीं बचा था एकदम ये 1990 में। तब तब ये जो है 91 और 92 तब प्लानिंग नहीं बना था। तब प्लानिंग नहीं बना था ये 2 साल। तब एक मॉडल ले आया गया। इस मॉडल का नाम है एलपीजी मॉडल। एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ये जो मॉडल है एलपीजी मॉडल, इंट्रोडक्शन किया किसने? इंट्रोडक्शन किया तब का फाइनेंस मिनिस्टर। तब का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर तब था डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक मॉडल लाया, एलपीजी मॉडल। क्या मॉडल? एलपीजी मॉडल। इसने लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन दैट मींस ये जो कंपनीज वगैरह है, प्राइवेट कंपनीज खोलने का परमिशन बहुत ज्यादा मिल गया। और फिर ग्लोबलाइजेशन, बाहर का जितना भी कंपनीज है इंडिया में आके अभी बिजनेस कर सकते हैं। तब तब ये जो आया है प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद इकोनॉमी सही दिशा में आया है और अभी तक इकोनॉमी ठीक ठाक चल रहे हैं। So still we are growing right now, but economy is growing. Economy is growing. It is in the right path, maybe. Okay, maybe. But I am using the maybe word. That's because we don't know that it is the actually it is 100% right or wrong. I don't know. So कभी भी कोई भी चीज 100% राइट नहीं हो सकता। तो यहाँ भी कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं। ओके, इस इकोनॉमीज में ये भी सही करने के बाद और भी अच्छा एक मॉडल आएगा और लाया जाएगा जब जरूरत पड़ेगा। ओके, चलिए फिर 8 5 ईयर प्लान, 9 5 ईयर प्लान, इसके बारे में और नहीं जानते, पर एकदम डायरेक्ट चले आते हैं कि 10th 11th 11 देखिए 7 से 12 तक चला। फिर 12 से 17 तक जो प्लान
होना चाहिए था ये 12 5 ईयर प्लान, बट यहाँ क्या हुआ 2014 में गवर्नमेंट हो गया चेंज, आ गया है बीजेपी का गवर्नमेंट, मोदी जी का गवर्नमेंट। मोदी जी ने 2015 में क्या किया, इसने ये जो प्लानिंग है, प्लानिंग को ही खत्म कर दिया एकदम, मतलब प्लानिंग जो कमीशन था, जो प्लानिंग बनाता था, इसे एलिमिनेट कर दिया, मतलब इसे खत्म। अब प्लानिंग नहीं होगा, इसके बदले एक आयोग बनाया गया, उस आयोग का नाम है नीति आयोग। ये भी प्लानिंग ही करेगा, बट अभी इसका नाम हो गया है नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन के नाम। और यहाँ जो मॉडल है, स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट, इस नीति आयोग का सभी चेंज किया गया। इसमें अभी मिनिस्टर्स आ सकते हैं, मतलब सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर्स, बाकी बाकी जो स्टेट से है वो वहां से भी आ सकते हैं। फिर जो जो सेक्टर का, फाइनेंस सेक्टर का बहुत बहुत दिग्गज दिग्गज लोग हैं यहाँ पर, यहाँ मेंबर है। ओके, यहाँ सीईओ रखा जाता है, एक चेयरमैन रखा जाता है। सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है, ये जानना है तो ये आपके लिए है क्वेश्चन। चेयरमैन नीति आयोग का कौन है, सीईओ नीति आयोग का अभी कौन है, ये आपके लिए है क्वेश्चन, ये देख लीजिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां देखिए कि 2015 में क्या आया, नीति आयोग आया, प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया 2015 में। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था इकोनॉमिक का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम से। तो इट इज जीके क्वेश्चन, ये जीके क्वेश्चन है। इन व्हिच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम में इंडिया कब पहला पार्टिसिपेट किया था? 1900 में, 1950 में, 1923 में, 1924? कौन से साल में, कौन से साल में? जब 1900, 1925, 1923, 1924, ये जो साल है ये 1900 है। इस साल में ओलंपिक हुआ था। कहाँ ओलंपिक हुआ था? पेरिस में, फ्रांस में। ये समर ओलंपिक था। क्या था? एक समर ओलंपिक था। यहाँ जो पार्टिसिपेट करा था, 1% पार्टिसिपेट करा था इंडिया से। तब इंडिया इंडिया नहीं था, इंडिया तब था क्या? ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि तब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, ब्रिटिश के अंडर ही था। तो ये था ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था, और ये जो पार्टिसिपेट करा था इसका नाम क्या है? नॉर्मन प्रिटचार्ड। क्या है? इस व्यक्ति का नाम है, दिस पर्सन इज कॉल्ड नॉर्मन प्रिटचार्ड। एक एंग्लो इंडियन है। क्या है? एंग्लो इंडियन थे नहीं, है बोल नहीं बोलते, एंग्लो इंडियन थे। ओके, चलो फिर ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच स्टेट इज द which state is the नबोकलबेरा फेस्टिवल एसोसिएटेड? कौन से स्टेट के साथ नबोकलबेरा फेस्टिवल जुड़ा हुआ है? उड़ीसा, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। किसके साथ ये उत्सव जोड़ा गया है? ये फेस्टिवल जोड़ा गया, मतलब कौन से स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है? कौन से स्टेट में? ये स्टेट है उड़ीसा में। उड़ीसा का जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, यहाँ वो मनाया जाता है। और यहाँ लॉर्ड जगन्नाथ का, सुभद्रा का, बलभद्र का और सुदर्शन का क्या बनाया जाता है? मूर्ति बनाया जाता है। ये वुडन मूर्ति बनाया था, ये वुडन मूर्ति में बनाए जाते हैं। और फिर ये कैलेंडर के हिसाब से, उड़िया कैलेंडर के हिसाब से ये उत्सव मनाया जाता है। इट इज द सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट? फ्लूइड, जो फ्लूइड रेस्ट में है, जो एकदम स्थिर है, उस फ्लूइड के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया जाता है। कौन से ब्रांच में? ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच है ऑप्शन हाइड्रोस्टैटिक, एस्ट्रोफिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स। अच्छा, ऑप्टिक्स से लाइट, यहाँ लाइट का डिस्कशन किया जाता है। थर्मोडायनामिक्स, यहाँ जो है ताप वगैरह, हीट वगैरह, इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो एस्ट्रोफिजिक्स, ये तो फिर दुनिया का बात, मतलब ये स्टार्स वगैरह, सन वगैरह, प्लैनेट्स, सभी के बारे में डिस्कस करा जाता है एस्ट्रोफिजिक्स में। तो ये तो तीन ऑप्शन नहीं हुआ, तो कौन सा बचा? बचा है ये वाला, ये है हाइड्रोस्टैटिक्स। सो हाइड्रोस्टैटिक्स में फ्लूइड जो है रेस्ट में है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसका स्टडी करा जाता है। कौन से ब्रांच में? ये ब्रांच है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड वन। तो अमेंडमेंट है क्या? अमेंडमेंट देखिए, ये अमेंडमेंट है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और ये चालू हो गया था कब?
कौन से साल में इनेक्ट किया गया था? 1949 में 24 नवंबर को ये इनेक्ट किया गया था। और एकदम एकदम सभी जो फीचर से चालू किया गया था 1950 में चालू किया गया था। तब एक आर्टिकल दिया गया था कि एक 368 आर्टिकल, इस आर्टिकल में बोला गया था कि इन फ्यूचर अगर चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल हो उसे चेंज किया जा सकता है। सो दैट कैन बी चेंज्ड, अगर अगर क्या रिक्वायरमेंट हुआ तो ये 368 आर्टिकल में बताया जाता है। इस चेंज के लिए एक प्रोसीड्योर है, जो प्रोसीड्योर है क्या? प्रोसीड्योर है लोकसभा में ये 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी। और फिर राज्यसभा में भी पास होना चाहिए, ये भी 2/3 मेजोरिटी से। और फिर लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में भी हो गया। और यहां से पास होने के बाद, दोनों सदन से पास होने के बाद जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट अगर इसे अप्रूव कर दे तो ये बन जाता है एक अमेंडमेंट। मतलब अभी ये जो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी जगह कोई भी एक एमपी, वो रूलिंग पार्टी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो वो एक बिल ला सकता है। बिल जे वो बोल सकता है कि ये जो बिल है ये बिल मैं लाया हूं, तो उसके ऊपर वोटिंग होता है। तो वोटिंग दोनों ही सदन में होगा, लोकसभा में भी होगा, राज्यसभा में भी होगा। और फिर दोनों जगह पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। और वो जो बिल है, अभी तक ये जो बिल है इसे कहा जाता है अमेंडमेंट बिल। क्या बिल? अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल। अभी जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो गया, उसका अप्रूवल हो गया, तो ये बिल तब बन जाता है क्या? एक्ट बन जाता है। तो ये बन जाता है अमेंडमेंट एक्ट। क्या बन जाता है? अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए, ओके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ था वो कितने साल में हुआ था? ये हुआ था 1951 में। कितने साल, कौन से साल में? 1951 में। तब क्या हुआ था? तब जमींदार के पास बहुत सारा जमीन था, ये बहुत सारा जमीन था। वो जमीन जमीन उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, इसी के लिए क्या बनाया गया था? एक कानून बनाया गया था। जो कानून, मतलब एक अमेंडमेंट बनाया गया था इसके दौरान, इस अमेंडमेंट के लिए कि जो जमीन है, जिसके पास ज्यादा जमीन है जमींदार के पास, वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। और और जमींदार लोग कोर्ट में भी नहीं जा सकते इसके वजह से। तो अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है। अभी देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कितना बिल आया अभी तक? 2024 तक कितना बिल अभी तक आया है? अभी तक बिल आया है 126 बिल। इसमें सभी अप्रूव नहीं हुआ है। अप्रूव हुआ है कितना? 106 बिल अप्रूव हुआ है। बाकी जो 20 बिल अप्रूव नहीं हुआ है। तो 106 बिल ये क्या, कौन से साल में आया? 2023 में आया। ये बिल किसके बारे में था? वुमन का रिजर्वेशन के बारे में था। वुमन का रिजर्वेशन कहाँ? लोकसभा में या फिर विधानसभा में या फिर जो यूनियन टेरिटरी में जहां असेंबली है, क्या असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां वुमेन वुमेन महिला होना चाहिए ऑन थर्ड, उसका सीट संरक्षण रहेगा। मतलब अगर 100 सीट है तो 33 वुमेन ये रिजर्व है, ये रिजर्व है। अभी जो इलेक्शन हुआ है 2024 में, ये 2024 में चालू नहीं हुआ है इस इलेक्शन में। नेक्स्ट इलेक्शन जब होगा लोकसभा 2029 में, तब ये चालू हो जाएगा शायद। 2029 में तब ये हो जाएगा शायद, पता नहीं कब चालू करेगा, ये तो गवर्नमेंट का बात है, राइट ना। चलो फिर, तो ये अमेंडमेंट का बात हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज कहां से कहां तक है? देखिए ये 2.35 से, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अच्छा ये तो देख लिया, पर ये पीएच है क्या? ये पीएच है कहा? पीएच एक स्केल है जो 0 से 14 तक है, 14 तक है। और यहाँ एक मिडिल वैल्यू है 7।
इस स्केल में मापा जाता है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी एलिमेंट वो एसिड है या फिर बेसिक है। अगर वो एसिड होगा तो उसका वैल्यू 0 से 7 के बीच में रहेगा। अगर वो बेसिक होगा तो उसका वैल्यू 7 से 14 के बीच में रहेगा। जो 7 होगा वो होगा न्यूट्रल, मतलब वो ना एसिड होगा ना बेसिक होगा, वो होगा क्या, न्यूट्रल। जैसे डिस्टिल्ड वाटर एक एग्जांपल है। डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर, ये डिस्टिल्ड वाटर एक न्यूट्रल है, ये एकदम न्यूट्रल है। इसका पीएच वैल्यू है 7, पीएच वैल्यू है 7, 7 के नीचे जो है वो एसिड है। तो ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन ब्लड ही समझो, क्योंकि किसका पीएच निकालेंगे, कोई एलिमेंट का। ऐसे तो बॉडी का ये स्किन ले लेंगे और इसका पीएच नहीं निकालेंगे, इसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड का पीएच निकालेंगे। तो ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है, ये एसिडिक है क्या ब्लड? ब्लड एसिडिक नहीं है, थोड़ा सा बेसिक है, मतलब इतना ज्यादा बेसिक नहीं, थोड़ा सा बेसिक, 7 से थोड़ा ज्यादा। सो ये जो इसका रेंज है, रेंज कहां तक है, 7.35 से 7.45, किसका है, ह्यूमन बॉडी का है, मतलब ह्यूमन ब्लड का ही है, 7.35 से 7.45। अभी देखो जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर ये क्या बेसिक है फिर एसिड है? ये भी थोड़ा सा बेसिक है। जैसे कभी कभी 6.5 से 8.5 तक इसका रेंज है, मतलब ये बेसिक हो गया, क्योंकि 7 के ऊपर मतलब वो बेस, खार हो गया, क्या हो गया, खार हो गया, खार। रेन वाटर ये एसिडिक है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं बट एसिडिक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Hindustan Republican Army, sorry, Hindustan Republican, not Army, Hindustan Republican Association. So when was Hindustan Republican Association formed? कौन से साल में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म्ड हुआ था? ये हुआ था 1920 या फिर 1924, 1922, 1924, 1926। कौन से साल में ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म हुआ था? ये ईयर है 1924 का ईयर। चलो एक मिनट, पेन काम करना बंद कर दिया, चलो देखते, पेन पेन आ जाओ आ जाओ, क्या हो गया, एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बीच बीच में पेन का कुछ कनेक्शन टूट जाता है, टूटा है अभी, हाँ अभी ठीक हो गया। अच्छा अभी देखो, ये 1924 में हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म। तो ये देखिए, एक हिस्ट्री के बारे में कुछ जान लेते। 1920 से लेकर 1923 तक एक आंदोलन हुआ था, एक मूवमेंट हुआ था, जो मूवमेंट को कहा जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे कौन, मिस्टर गांधी। सो गांधी जी इसे लीड कर रहे थे। जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा में क्या हो गया था, चौरी चौरा, चौरी चौरा में फेब्रुअरी 7 फरवरी को एक घटना हो गया था कि पुलिस स्टेशन को जलाया गया था भीड़ के द्वारा। तो पुलिस स्टेशन जब जलाया गया था, वहां जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी मारे गए थे, सभी मारे गए थे। इसी के वजह से एक हिंसा हुआ था, इसी के वजह से गांधी जी तो अहिंसावादी थे, तो उसने क्या किया कि ये इस मूवमेंट के लिए, इस आंदोलन के लिए, कि हिंसा हुआ है इसलिए मैं आंदोलन का प्रत्याहार करता हूं। सो ही ऑब्वियसली दैट टाइम प्रत्याहार कर लिया था ये आंदोलन। उसके बाद जो कांग्रेस के बीच में ही बहुत सारे जो नेता थे गांधी जी के खिलाफ हो गए थे। इसलिए जो जो खिलाफ हो गए थे, तो उसमें एक था मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन। जो चित्तरंजन, मोतीलाल नेहरू, ये सभी खिलाफ हो गए थे गांधी का। उसने अलग पार्टी बना लिया। क्या पार्टी बना लिया? उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। क्या पार्टी? स्वराज पार्टी। अब जो कांग्रेस में थे वो फिर कांग्रेस को फिर से बनाने में जुट गया और फिर रिफॉर्म करने में जुट गया। अभी जो है यहाँ स्वराज पार्टी, इसका मेन मकसद था क्या? इलेक्शन लड़के गवर्नमेंट के बीच जाना और गवर्नमेंट का हर एक काम में अड़चन डालना। तो ये लोग कर रहे थे काम, बट उतना ज्यादा नहीं कर रहे थे, और भी ज्यादा काम करना चाहिए था। जो काम किया किसने? HRA ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने।
इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी किया, इसने विप्लव किया, इसने हथियार उठाया। और हथियार उठाया कैसे, यहाँ पहले 1924 में 1924 में ये तो फॉर्म्ड हो गया। अब 1925 में एक ट्रेन था, काकुरी ट्रेन, काकुरी में ट्रेन को लूट कर लिया। अंग्रेज का बहुत सारा क्या बोलते हैं, सोना, पैसा, रुपया, सभी पैसा था। तो अंग्रेज का पैसा था, अंग्रेज का पैसा लूट कर लिया। तभी से ये जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, तभी से आ गया है स्पॉटलाइट में। और तब था, कौन कौन था, सचिंद्र नाथ सन्नाल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इन तीनों क्या थे, की फिगर्स थे उसमें। उसके बाद ये जो एसोसिएशन है, इसमें सोशलिस्ट एक धारणा आया, सोशलिस्ट लॉजिक आया। तो सोशलिज्म का एक चिंता भावना आया। तो तब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और तब प्रोमिनेंट फिगर कौन थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों ने मिलकर एक पुलिस ऑफिसर थे जिसका नाम था सॉन्डर्स, उसका हत्या कर दिया, असैसिनेटेड सॉन्डर्स। तब ये जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका कारनामा। उसके बाद तो 1931 के करीब भगत सिंह का फांसी हो गया, सुखदेव और राजगुरु तीनों का ही फांसी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question 9. As per November 2020, how many countries have memberships of the World Trade Organization? So November 2020 तक ये World Trade Organization में कितने कंट्री का मेंबरशिप है? 164 कंट्री का मेंबरशिप है। So what is World Trade Organization? World Trade Organization एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जहां हर एक दुनिया का, हर एक कंट्री का ट्रेड के बारे में देखा जाता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री का ट्रेड कैसा चल रहा है, रूल्स क्या होगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में। मतलब ग्लोबल एक रूल बनाया गया ऑल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और वो जो रूल हर एक कंट्री के ऊपर लागू होता है। और अगर वो रूल कोई तोड़ता है तो फिर एक डिस्प्यूट बनाया जाता है, तो डिस्प्यूट चलता है। तो हर एक डिस्प्यूट जो चलेगा, ये रिजॉल्व करने का काम, रूल्स वगैरह बनाने का काम सभी कौन करेगा, ये ऑल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करेगा। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के जेनीवा में है। इसमें स्विट्जरलैंड के जेनीवा में है। चलो ये हो गया 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। सो वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट अप इन इंडिया? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का फर्स्ट कहाँ बना था? ये बना था तारापुर में। कहाँ बना था? तारापुर में, महाराष्ट्र का तारापुर। ये महाराष्ट्र का तारापुर 1969 में फर्स्ट जो है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बना इंडिया का। इसके बाद इंडिया में बहुत सारे पावर प्लांट अभी तक है, 8-10 तो अभी तक है। तो चलिए अभी ये हो गया है आज तक का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, PIQ डिस्कशन। नेक्स्ट डे और लाएंगे। और हाँ, जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा बोलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।